नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। इसके बीच थोड़ा हमारे फैमिली में कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो गए, जिस वजह से हम प्रॉपर वे में आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो सके और क्लास को नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि थोड़ा सा जब बात आती है फैमिली से, तो कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव होता ना, उसमें ये सब सारे कार्य करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। क्योंकि हम आते बिना मन से, यदि आपको पढ़ा देते या मन नहीं लगता हमारा क्लास में, तो भी आपके लिए अच्छा नहीं था। तो हमने आपकी क्लासेस कुछ दिन तक रोकी, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। हम आज से निरंतर आपको ये यूट्यूब की क्लासेस चलेंगी। अब कोई भी आपके बीच में ऐसी बाधा नहीं आएगी। ठीक है, हमने अब सब्स्टिट्यूट भी रखा है आपके लिए कि जिस दिन मान लो हमारी अनुपस्थित हुई, तो आपको अदर सब्जेक्ट की क्लास दे दी जाएगी यूट्यूब पे। यदि हम किसी भी कार्य में व्यस्त रहे, हमारी क्लास नहीं भी आ रही है, तो उसी टाइम पे आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास आपको किसी दूसरे टीचर के द्वारा मिल जाएगी। परेशान होने की कोई बात नहीं है। कई सारे बच्चों ने कॉल भी किया, मैसेज भी किया कि सर क्लास क्यों नहीं चल रही है। तो मैंने कल यूट्यूब पे एक पोस्ट भी किया था कि कुछ ऐसे इश्यूज आए जिनकी वजह से हम आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए, और आज से हम आपके बीच आ रहे हैं। और बीज प्रौद्योगिकी यानी सीड टेक्नोलॉजी, जिसका पार्ट 1 हम आपके बीच में पहले डिस्कशन कर चुके थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे और इससे जुड़ी हुई बातों को हम और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ एजीटी यानी कि कृषि प्राविधिक सहायक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, बिहार कोऑर्डिनेटर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, साथ ही साथ हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे अभी यूपी कैटेड और सीयूटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वे बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान स्टेट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 1000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से संबंधित हो, चाहे मध्य प्रदेश से संबंधित हो, चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, या वो बिहार से संबंधित हो, वे सभी बच्चे उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म डाल सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कराने वाले हैं। उसमें आपको एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रोनॉमी, 3 सब्जेक्ट ये आपके एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं। 2020 क्वेश्चंस इनके, और आपके 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके, जिसमें भूगोल, पॉलिटी वहाँ का, इकोनॉमी, उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, और 15 नंबर का हिंदी आएगा। इसी के साथ आपका 100 नंबर का पेपर होता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। लास्ट टाइम 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था, बहुत अच्छा रिव्यू रहा बच्चों का, जो भी हमसे जुड़ के सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे बच्चे। तो जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, पूरे इंडिया में सबसे सस्ता बैच आपको सिर्फ और सिर्फ वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पे ही मिलेगा। और दावे के साथ मैं कहता हूं कि आपको क्वालिटी भी मिलेगी। विदाउट पीपीटी में कंप्लीट आपको क्लासेस दी जाएंगी, चाहे वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, राजस्थान जीके हो, कुछ भी हो, आपको विदाउट पीपीटी में दिया जाएगा। ये नहीं कि दूसरे स्टेट का जीके जीएस है और किसी दूसरे स्टेट के फैकल्टी अगर पढ़ा रही है तो पीपीटी से पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं। आपको विधिवत एक सही तरीके से गाइड दी जाए, गाइडलाइन आपको दी जाएंगी। आपको बहुत अच्छे अच्छे समय पे एक अच्छी अच्छी फैकल्टी से हम रूबरू कराएंगे। हिंदी की माने जानी फैकल्टी हमारे पास होगी। हर एक फैकल्टी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि आप सुपरवाइजर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप नौकरी लगना। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12th एग्रीकल्चर, जो बच्चे 12th एग्रीकल्चर से किए हैं और उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो वो एलिजिबल है सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, तो बीज प्रौद्योगिकी में लास्ट टाइम हमने बीज का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीजों पर चर्चाएं की थी। आज हम बात करते हैं कि बीज प्रौद्योगिकी हमारे लिए आवश्यक ही क्यों है, किसानों के लिए बीज प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है। तो बीज प्रौद्योगिकी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम बीजों का निर्माण तो करते हैं, परंतु कैसे बीजों का निर्माण करेंगे ये हमको बीज प्रौद्योगिकी सिखाएगा। जैसे बीजों के निर्माण करते समय उनकी आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता को ध्यान में रखना, साथ ही साथ बीजों का उत्पादन करना, उनका प्रसंस्करण करना, भंडारण करना, मूल्यांकन करना और वितरण करना, ये सब सारी चीजें बीज प्रौद्योगिकी में शामिल हैं। आज हम बीज प्रौद्योगिकी की मदद से हम वो मुकाम हासिल कर पाए हैं जिससे भारत के कोने कोने में बैठे किसानों तक
हम उनकी जलवायु के अनुकूल उनको बीज उपलब्ध करा पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, मान लो कोई बीज उत्पादक कंपनी या बीज उत्पादक, ये सीड टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्राकृतिक रूप से जो बीज पैदा होते थे, तो मान लो यूपी से जो बीज पैदा हुआ तो वो यूपी के जलवायु के अनुकूल है, उसको अगर हम राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले या जैसलमेर, बाड़मेर, आप इधर आ जाओ भीलवाड़ा, राजस्थान के जयपुर, अजमेर, ये वाले सेक्टर में आ जाओ, तो यहाँ के लिए वो अनुकूल नहीं थे। तो वहाँ के किसान क्या करते, तो वहाँ के किसानों को वहाँ की जलवायु के अनुकूल बीज पैदा करना, ये हमारी बीज प्रौद्योगिकी ने कर दिखाया। भारत के कोने कोने में बैठे किसान अपने यहाँ अत्यधिक उपज वाली फसलों का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा कब संभव हुआ, जब हमारे देश में या हमारे पूरे यूनिवर्स में बीज प्रौद्योगिकी ने अपना परचम लहराया। तो बीज प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं उनको हम चर्चा में लेंगे। जैसे हम बात करते हैं बीज प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है, तो सबसे पहले बीजों की शुद्धता, बीजों की शुद्धता। अब शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक होती है आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता अभी हम बताएंगे आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, और एक होती है भौतिक शुद्धता। दोनों बहुत अच्छे आपको एग्जांपल्स दे करके हम समझाएंगे कि आप दोबारा कभी इसको भूलोगे नहीं। भौतिक शुद्धता, ठीक है, भौतिक शुद्धता। तो हम देखेंगे बीजों की शुद्धता को मेंटेन करेंगे किससे, सीड प्रौद्योगिकी से। दूसरा बात, उच्च क्वालिटी के बीज, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का निर्माण, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का निर्माण, निर्माण ना लिखकर हम उत्पादन लिखते हैं, ठीक है, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, ये भी हमारा सीड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है कि उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन करना। अगला, विशेष जलवायु के अनुकूल बीजों या किस्मों का चयन करना, विशेष जलवायु अनुकूल किस्मों का चयन करना, किस्मों या बीजों का चयन करना, किस्मों या बीजों का उत्पादन, चयन या उत्पादन करना, ये भी क्या है, एक सीड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीजों का उत्पादन, बीजों का उत्पादन, संरक्षण, मूल्यांकन, भंडारण एवं वितरण करना, एवं वितरण करना, ठीक है, ये भी क्या है, एक सीड टेक्नोलॉजी का आयाम है। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि सीड टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बीजों की शुद्धता मेंटेन करने के लिए सीड टेक्नोलॉजी हमारे लिए आवश्यक है। शुद्धता की बात करेंगे तो आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता। दूसरा है उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन करना, जो हाई क्वालिटी सीड्स होते हैं, जैसे जिनके अंदर वाइबिलिटी अच्छी हो, डोरमेंसी ज़्यादा ना हो, जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा हो, जेनेटिक प्योरिटी अच्छी हो, फिजिकल प्योरिटी अच्छी हो, ये उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं, ठीक है, परिपक्व होने चाहिए, ठीक है। उसे विशेष जलवायु अनुकूल किस्मों या बीजों का चयन करना, जैसे मान लो कहीं एरिड क्लाइमेट है तो वहां पर वैसे बीज का चयन करना जो उस जलवायु के अनुकूल अच्छे जर्मिनेशन वाले हों, ठीक। बीजों का उत्पादन, संरक्षण, मूल्यांकन, भंडारण एवं वितरण करना, ये भी क्या है, एक सीड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब हम बात कर लिए सीड, सीड क्या है, साइंस क्या है, सीड को डेवलप करने का जो साइंस है सीड साइंस है, और टेक्नोलॉजी क्या है, हमने यहां पर आपके बीच चर्चा कर लिया।
अब हम बात करेंगे क्वालिटी सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड, उत्तम बीज के गुण। हमारी हेडिंग होगी उत्तम बीज के गुण, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से एक एक करके पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको इतनी आसान भाषा में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान लगे और बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ सको। यदि आपको क्लास ये अच्छी लग रही हो तो एक बार आप अपना शेयर करने में साहस जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके शेयर और लाइक कमेंट से ही हमको एनर्जी मिलती है और हम और ज्यादा एनर्जेटिक होकर आपके बीच में उपस्थित हो सके। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक और यूट्यूब प्लान हमारा है, ठीक है, वो AGTA वाले बच्चों के लिए है। संभवतः 23 मार्च से ऐसा कुछ होने की संभावना है, ठीक है। जल्दबाजी आप लोग नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा आपके साथ होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा धैर्य खो देते हैं ना, जल्दबाजी में आ जाते हैं। आप समझ सकते हो ना कि हर चीज एक सिस्टम से होती है तो ज्यादा अच्छी होती है, बहुत जल्दी करने से बहुत सारी चीजें छूट जाती। तो हमारा मेन हेडिंग होगा उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड। ऑफ क्वालिटी सीड, ये हमारा रहेगा मेन हेडिंग और इसी के अंतर्गत हम सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, यहां पर समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे, लिखने की कोशिश अपन कम करेंगे, ठीक है। तो पहली अपनी हेडिंग होगी उत्तम जो बीज के गुण हैं, इनमें सबसे पहला होगा भौतिक शुद्धता। अब हम समझा देते हैं कि भौतिक शुद्धता क्या होती है। फिजिकल प्योरिटी, पहले हम अपनी जो किताबी भाषा है उस पर समझाएंगे, फिर आपके जीवन का एक उदाहरण देंगे, आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। भौतिक शुद्धता क्या होता है? किसी भी फसल का जब हम बीज उत्पादन करते हैं, जैसे गेहूं का हमने बीज उत्पादन किया PBW 343, तो उसमें सारे बीज PBW 343 के हैं या नहीं, ठीक है, या गेहूं के ही बीज हैं, किसी दूसरी फसल के बीज नहीं होने चाहिए, उसमें खरपतवारों के बीज नहीं होने चाहिए, बीज शारीरिक रूप से शुद्ध हो, कटा फिटा ना हो, उसमें कूड़ा करकट पत्थर कंकड़ ये सब ना मिले हुए हों, ठीक है। तो मतलब एकदम प्योर तरीके से दिखाई देने वाला, हम आंखों से देखेंगे हमको दिख जाए कि हाँ बीज पूरी तरीके से शुद्ध है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक शुद्धता। नहीं समझ में आया? आप समझते हैं। शादी का सीजन चल रहा है, आप सब लोग अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए बीनड़ी यानी बहू देखने जाओगे। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो मोड़ी देखने जाओगे, ठीक है, या अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में मध्य की बात करें तो यहाँ पर लड़की देखना बोलते हैं ना, बहू लड़की। अब लड़की देखने जाते हो ना, तो सबसे पहले जब लड़की पक्ष वालों में से लड़की की एंट्री होती है आप लोगों के सामने, तो आप सबसे पहले लड़की में क्या देखते हो? उसकी फिजिकल अपीयरेंस, कि लंबी है, छोटी है, दिखने में कैसी दिख रही है, बाल कैसे हैं, ठीक है, उसके चलने का तरीका कैसा है, उसके शारीरिक हाव भाव कैसे हैं, ये सब आप दूर से देखते हो। उसकी दो आंखें हैं या नहीं हैं, दोनों हाथ सही हैं या नहीं हैं, दोनों टांगे सही हैं कि नहीं है, चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, बोल पा रही है कि नहीं बोल पा रही है, ये सब क्या होती है? उसकी भौतिक शुद्धता होती है। क्या होती है? भौतिक शुद्धता होती है। आगे हम आनुवांशिक पढ़ाएंगे तो इसी के आगे जो एक पार्ट बचा हुआ है उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। अभी यहां तक हम बात करेंगे कि लड़की पक्ष में आपने क्या देखा। अब लड़की पक्ष वाले आपके अंदर क्या देखते हैं? आप कहीं ऐसे उंगलियां तो नहीं मल रहे हो, नाखून तो नहीं चबा रहे हो, शांत बैठे हो, हाथ तो नहीं मल रहे हो आपस में, आपके बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपकी शकल सूरत, ये सब देखते हैं। तो लड़की पक्ष वाले भी आपकी भौतिक जो शारीरिक बनावट है वो देख पा रहे हैं। अभी वो जान नहीं पा रहे हैं कि हमारा दामाद कैसा निकलेगा,
ठीक है, अभी उनको बस दिखाई दे रहा है ना कि हमारा दामाद अच्छा है। तो ये क्या है, उस दामाद की भौतिक शुद्धता है। यहाँ पर वैसे ही बीज की भी भौतिक शुद्धता होती है, जो बीज देखने में अच्छा दिखे, कटा फिटा ना हो, उसमें किसी और भी चीज के बीज ना मिले हो, कुछ भी ना मिले हो, भौतिक रूप से जो देखने में क्या दिखाई पड़े, शुद्ध बीज दिखाई पड़े। तो लिखेंगे इसमें ऐसा बीज, या ऐसे लिखेंगे इसके अंतर्गत, बीज एकदम से साफ सुथरा एवं एक रूपता वाला होना चाहिए, या एक रूपता वाला होना चाहिए। पहली कंडीशन हमने यहां बना दी। दूसरी कंडीशन, बीज कटा फटा नहीं होना चाहिए। बीज कैसा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। बीजों में कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, दूसरी फसल के बीज, दूसरी फसल के बीज एवं खरपतवारों के बीज एवं खरपतवारों के बीज मिले नहीं होने चाहिए, मिले नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मतलब एकदम से एक रूपता, एक जैसा बीज दिखना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के बीज नहीं मिले होने चाहिए, और बीज कटा फिटा नहीं होना चाहिए, देखने में एकदम सही दिखना चाहिए। ये होती है बीजों की भौतिक शुद्धता। ठीक है, क्या होती है, बीजों की भौतिक शुद्धता होती है। क्यों मेंटेन करते हैं, मान लो बीज में खरपतवार के बीज मिले हुए हैं, कूड़ा करकट मिला हुआ है, हम तो उसको बेट करके ले आएंगे कि 1 हेक्टेयर में 15 किलो पड़ेगा। अब पता चले एक्चुअल बीज हमारा 12.5 किलो निकले, बाकी सब कंकड़ पत्थर मिला हो, तो उसका जर्मिनेशन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, फसलों के पौधों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसकी उपज पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि बीज भौतिक रूप से कैसा दिख रहा है, इसको जरूरी है, क्योंकि पहली शुद्धता यही होती है। अगर यही बेकार है तो हम आगे के बीजों को नहीं सिलेक्ट करते। ठीक है, चलिए अब भौतिक शुद्धता के बारे में अगर हम कुछ बात करें, तो एक तरफ लिखेंगे बीज, एक तरफ लिखेंगे भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, ये थोड़ी सी टेबल है छोटी सी, इसको आप याद कर लोगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर लोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो आप याद कर लोगे इसको। बीज की जब हम बात करेंगे तो बीज आ जाएगा, मान लो गाजर का। ठीक है, किसका आ जाएगा, गाजर का बीज आ जाएगा। उसके बाद मूंगफली। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, मूंगफली की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सरसों, तिल, सोयाबीन। अन्य बीज, ठीक है। उसके बाद भिंडी और कुकुरबिट्स। भिंडी और कद्दू वर्गीय। तो भिंडी और कद्दू वर्गीय कुछ बीज होते हैं
इनकी भौतिक शुद्धता कितनी होती है? तो हम बात करते हैं गाजर। तो गाजर की जो भौतिक शुद्धता होती है वो होती है 95%, यानी कि 5% इसमें अशुद्धता होती है। ध्यान रखना, सबसे कम भौतिक शुद्धता, सबसे कम फिजिकल प्योरिटी, ठीक है, सबसे कम फिजिकल प्योरिटी गाजर की। मूंगफली की होती है 96%, इसका मतलब इसमें 4% अशुद्धता हो सकती है। सरसों तिल सोयाबीन में होती है 97%, और शुद्ध अन्य बीज में होती है 98%, और ओकरा कुकुरबिट्स में होती है 99% भौतिक शुद्धता। सर्वाधिक फिजिकल प्योरिटी किसमें होती है? ओकरा और कुकुरबिट्स में सर्वाधिक फिजिकल प्योरिटी। आप याद रखोगे इसको? कैसे याद रखोगे? कि सबसे ज्यादा अगर अशुद्धियां पूछा जाए तब गाजर में कितनी? 5% तक। और सबसे कम भौतिक शुद्धता पूछा जाए गाजर की, जब भौतिक शुद्धता कम होगी यानी कि अशुद्धियां उसमें ज्यादा होंगी। तो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अशुद्धता किसके बीजों में होती है? गाजर के बीजों में होती है। सबसे कम भौतिक शुद्धता किसकी होती है? तो गाजर के बीजों में होती है। जब भौतिक शुद्धता ही कम होगी इसका मतलब अशुद्धता ज्यादा होगी। आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यदि नहीं समझ पा रहे हो तो यहां पर लिख लो, लिख लो गाजर के बीज में सर्वाधिक अशुद्धता, सर्वाधिक अशुद्धता किसके बीजों में आपको देखने को मिलेगी? तो गाजर के बीजों में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी सबसे कम फिजिकल प्योरिटी होती है। ठीक है, तो यहां तक हमने उत्तम बीज के जो गुण पर चर्चा कर रहे हैं उसमें एक हमने डायमेंशन को कंप्लीट कर लिया, भौतिक शुद्धता। किस डायमेंशन को हमने कंप्लीट कर लिया? एक डायमेंशन को, भौतिक शुद्धता। अब हम दूसरी बात करेंगे आनुवांशिक शुद्धता की। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके अच्छे से। आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो टेबल बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं आनुवांशिक शुद्धता की। दूसरा जो नंबर है हमारा, आनुवांशिक शुद्धता। जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जेनेटिक प्योरिटी। समझेंगे आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, इसको पहले समझेंगे फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो देखो, हमने अभी तक क्या बताया था कि आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता हमने बता दिया था कि बीज देखने में सही हो, कटा पिटा ना हो, उसमें किसी भी चीज की मिलावट ना हो, वो भौतिक शुद्धता। हमने शादी के मामले में भी बता दिया था कि आप लड़की को या लड़के को देखने जाते हो तो सबसे पहले उसकी भौतिक रूपता को देखते हो, भौतिक शुद्धता को देखते हो, उसका जो शारीरिक बनावट है उसको देखते हो। वो हो गई भौतिक शुद्धता। अब है आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? जैसे कोई बीज है, उसके अंदर अंकुरण होने की क्षमता कम है, तो क्या हम बीज को देख के बता पाएंगे कि इसमें अंकुरण होने की क्षमता कम है? यदि उसमें जीवित भ्रूण नहीं है तो क्या हम उसको देख के बता पाएंगे कि इसमें जीवित भ्रूण नहीं है? यदि उसके अंदर सुषुप्तावस्था ज्यादा है तो क्या हम उसको देख के बता पाएंगे? नहीं ना। यदि उसके अंदर रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता कम है तो क्या हम उसको देख के बता पाएंगे इस बीज में ये लूज स्पॉट लग जाएगा और बहुत लगेगा? देख के नहीं बता पाएंगे। मतलब ऐसी शुद्धता जो देखकर ना बताई जा सके परंतु उस बीज के आनुवांशिक गुणों में वो लिप्त हो, उसको हम आनुवांशिकता शुद्धता कहते हैं, आनुवांशिक शुद्धता कहते हैं। जैसे हम शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो उसके हाव भाव, रूप, चाल, ढंग, ये सब देखते हैं, परंतु ये नहीं जान पाते हैं कि कल कोई हमारे घर आएंगी, हमारे मतलब साथ सही तरीके से रह पाएगी कि नहीं रह पाएंगी, हमारे उसूलों के खिलाफ जाएंगी या सही चलेंगी, या खाना बना के हमको देंगे कि नहीं देंगे, या हमारे साथ जो भी दैनिक जो भी कार्य हैं उनमें सहयोग करेंगी कि नहीं करेंगी, या नागिन डांस करेंगी। ये सब आप देख के नहीं बता पाओगे, सूरत देख के नहीं जान पाओगे। ये आप तभी जान पाओगे जब उनके कैरेक्टर आपके सामने खुलने लगेंगे। तो आप किसी की शक्ल देख के उसके बारे में, उसके जेनेटिक हाव भाव को नहीं आप बता सकते। वही होती है कि आनुवांशिक शुद्धता, कि यह शुद्धता बीजों को देखकर नहीं बताई जा सकती है, परंतु आनुवांशिक शुद्धता में क्या होता है? बीजों का अंकुरण, बीजों की क्षमता, मतलब जीवन क्षमता, बीज परिपक्व है, उसके साथ साथ इसमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता या रोगों के प्रति ससेप्टेबिलिटी,
यानी कि अगर हम बात करें सुग्राहिता कि अगर रोग लग भी रहा है तो हम जान नहीं पाएंगे कि इसमें रोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये अनुवांशिक शुद्धता होती है, ऐसी शुद्धता जो बीजों को देखकर नहीं बता सकते परंतु बीजों के आनुवांशिक गुणों में छिपी रहती है। तो कुछ बीज लिखते हैं हम आनुवांशिक शुद्धता उनकी, जैसे नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज जिसको हम न्यूक्लियस सीड बोलते हैं, ये सभी बीजों का बाप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रजनक बीज। फिर हम बात करते हैं आधारीय बीज जिसको मदर सीड भी बोलते हैं। आगे आगे का लेक्चर इसी पर आधारित होगा हमारा। आधारीय बीज, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज ये मुख्यतः हम 4 प्रकार के बीजों की अगर हम बात करें तो इसमें आनुवांशिक प्योरता शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी जो होती है वो 100% होती है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट ब्रीडर की नज़र में तैयार किए जाते हैं, तो इसमें आनुवांशिक शुद्धता को हम 100% रखते हैं। बीज प्रमाणित प्रजनक बीज में भी जेनेटिक प्योरिटी हम कितना रखते हैं? हम 100% प्योरिटी रखते हैं। आधारी बीज में हम जेनेटिक प्योरिटी की बात करेंगे, कहीं कहीं 98% मिलेगा, परंतु एग्जैक्ट जो वैल्यू आपको मिलेगी 99% होती है कि इसमें आधारी बीज की बहुत जेनेटिक प्योरिटी। प्रमाणित बीज की कितनी होती है जेनेटिक प्योरिटी? तो 98% होती है, 98% आनुवांशिक शुद्धता होती है। अब आनुवांशिक शुद्धता क्या मतलब क्या होता है कि बीजों के अंदर जमने का गुण, उसमें अंकुरित होने का गुण, जीवन क्षमता, उसके साथ साथ रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता, सुसुप्तावस्था ज्यादा ना हो, ठीक है, बीज परिपक्व हो, ये सारी चीजें क्या होती हैं? बीज की आनुवांशिक शुद्धता पर निर्भर करती है। तो हमारा बीज कैसा होना चाहिए? आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी हम बताते हैं जातीय शुद्धता। जातीय शुद्धता, स्पीशीज प्योरिटी। स्पीशीज प्योरिटी, तो स्पीशीज प्योरिटी को समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये करेंगे, जैसे मान लो ये एक फार्मर का खेत है, ये एक खेत है, इसमें फार्मर क्या लगाया हुआ है? गेहूं लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? गेहूं लगाया हुआ है। और कौन सी प्रजाति लगाया हुआ है? तो प्रजाति की अगर हम बात करें तो यहां पर इसने मेघदूत वैरायटी लगा रखी है। कौन सी? मेघदूत वैरायटी लगा रखी है। इसने कौन सी वैरायटी लगा रखी है? मेघदूत वैरायटी लगा रखी है। परंतु कुछ प्लांट्स, ये जो कुछ प्लांट्स हैं, ये जो हैं दूसरी प्रजाति के, ये जो प्रजाति है ये कुंदन है। कौन सी है? कुंदन है। तो एक किसान एक ही खेत में मोस्टली जो था प्रजाति जो थी मेघदूत, ये मुख्य प्रजाति है, मतलब मेन प्रजाति है जिसको किसान ने उगाया, और उसके खेत में गलती से कुंदन के भी कुछ बीज आ गए। तो अब क्या होगा कि जो मेघदूत वैरायटी का न्यूट्रिएंट लेने का जो टाइम, पकने का टाइम, फ्लॉरिंग का टाइम, पॉलिनेशन का टाइम इस कुंदन प्रजाति से डिफरेंट होगा। क्या होगा? कुंदन प्रजाति से डिफरेंट होगा। यदि ये पौधे ज्यादा संख्या में कुंदन प्रजाति के आ जाएंगे तो इसकी परिपक्वता, इसकी मैच्योरिटी पर अंतर आ जाएगा, एक साथ नहीं पकेंगे, जिससे किसानों को कटाई करने में दिक्कत आएगी, उसके बीजों की आगे चलकर फिजिकल प्योरिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फसल बोने से पहले हमारे पास ये उत्तरदायित्व तो हमारा रहता है कि हम जातीय शुद्धता भी देखेंगे, स्पीशीज प्योरिटी भी देखेंगे कि पर्टिकुलर जिस वैरायटी के बीज हम ग्रो कर रहे हैं उसमें यदि किसी दूसरी वैरायटी के बीज आ जाते हैं तो उनको हम खेत से बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? खेत से बाहर कर देंगे। अदरवाइज इनकी मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग होगा, ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो किसानों के लिए क्या आएंगी? समस्याएं आएंगी। तो जाति विशेषता
या जातीय शुद्धता क्या होती है हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले कैरेक्टर पे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तीसरे कैरेक्टर की ओर भागते हैं। हमने पहले आनुवांशिक शुद्धता की बात की, उसके बाद हमने भौतिक शुद्धता की बात की, अब जातीय शुद्धता की बात हमने कर ली। किसकी बात कर ली? जातीय शुद्धता की बात कर ली। अब अंकुरण, अंकुरण प्रतिशत अक्षाहो, तीसरा चौथा। अंकुरण प्रतिशत अच्छा होना चाहिए। ये एक उत्तम बीज का गुण होना चाहिए, गुण होता है कि अंकुरण प्रतिशत अच्छा होना चाहिए। अब अंकुरण प्रतिशत अच्छा होना चाहिए कहने का मतलब है कि जो भी हम बीज उगा रहे हैं उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो हम बात करते हैं अंकुरण की, तो अंकुरण की जब भी कभी बात करते हैं अंकुरण, तो अंकुरण के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक होता है, अंकुरण के लिए आवश्यक क्या होता है चीजें, इनके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। तो अंकुरण के लिए आवश्यक होता है, सबसे मेन फैक्टर जो होता है नमी, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है प्रकाश, वायु। ये जो तीन फैक्टर होते हैं, नमी, प्रकाश, वायु, ये बहुत जरूरी होते हैं अंकुरण के लिए। अगर ये नहीं अच्छे हैं तो अंकुरण नहीं होगा। उसके साथ साथ बीज की जीवन क्षमता, बीज की अंकुरण क्षमता, पता लगे बीज क्या है, डोरमेंट है तो बीज नहीं जम सकता। तो बीज की अंकुरण क्षमता यदि सही है तो बीज अंकुरित कर जाता है। अंकुरण दो प्रकार का होता है, एक तो आप अंकुरण पढ़ते होंगे अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरण, और एक आप पढ़ते होंगे उपरिभूमिक अंकुरण, उपरिभूमिक अंकुरण। ठीक है, तो अधोभूमिक अंकुरण की अगर हम बात कर लें तो अधोभूमिक अंकुरण में हमारा आ जाएगा धान, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? अधोभूमिक अंकुरण के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें अधोभूमिक अंकुरण होता है। उपरिभूमिक अंकुरण की बात करें, अरहर में भी कैसा अंकुरण होता है? अधोभूमिक अंकुरण होता है। उपरिभूमिक की अगर हम बात कर लें तो उपरिभूमिक में अंकुरण होता है उड़द, मूंग, ग्वार, लोबिया, मोठ, राजमा। ये सब क्या हैं? ये कुछ उपरिभूमिक फसलों के उदाहरण हैं जिनमें उपरिभूमिक अंकुरण होता है, जिन्हें हम इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन इसको बोलते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपीजियल जर्मिनेशन। कुछ हम फसलों के नाम भी लिख लेते हैं, उनमें भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता ये सब देख चुके हैं। अब अंकुरण की बात करते हैं। जैसे एक तरफ हम लिख लेते हैं बीज और एक तरफ लिखेंगे अंकुरण प्रतिशत।
तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं पेपर में अक्सर कर हमारे एग्जाम में कभी ना कभी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो हम बात करते हैं मक्का। मक्का की जब बात करते हैं तो इसमें 90 से 95%, 90 से लेकर के 95% तक, एग्जैक्ट आप बात करोगे तो 90%, जो कि सर्वाधिक अंकुरण होता है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक अंकुरण कौन सी फसल के बीजों में होता है, तो मक्का की फसल में सर्वाधिक अंकुरण हमको देखने को मिलता है। 90 to 95 एग्जैक्ट डेटा की अगर हम बात करेंगे तो 90% सर्वाधिक अंकुरण देखने को आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हम बात करते हैं गेहूं, चना और जौ। जो गेहूं, चना और जौ फसलें होती हैं, इनका जो अंकुरण होता है वो 85% होता है। कितना? 85% होता है। बहुत बार पूछा गया है कि गेहूं के बीजों में अंकुरण परसेंटेज कितना होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चावल, तिल, अलसी। चावल, तिल, अलसी, इनके बीजों में 80% अंकुरण होता है। कई बार पूछा गया कि चावल के बीजों में अंकुरण प्रतिशत आपको कितना देखने को मिलेगा, तो यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आपके पेपर में आ गए। उसके साथ साथ अगर अपन बात करेंगे, जैसे हमने यहां तक देख लिया, अब अरहर, अरहर, मूंग, उसके साथ साथ बाजरा, इनके बीजों में आपको 75% तक अंकुरण देखने को मिलता है। अरहर का अंकुरण पूछा गया, अरहर का कई बार अंकुरण पूछा गया, और आपका एजीटीए में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं मूंगफली और सोयाबीन। मूंगफली और सोयाबीन, तो मूंगफली और सोयाबीन में 70% तक अंकुरण देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 70% तक अंकुरण देखने को मिलता है। लास्ट हम बात करते हैं जिनमें सबसे कम अंकुरण होता है, कपास और भिंडी। कपास और भिंडी दोनों एक ही कुल के हैं, मालवेसी कुल में दोनों का जिक्र हम लोग करते हैं। तो कपास और भिंडी ऐसी दो फसलें हैं जिनमें जो अंकुरण होता है वो 65% होता है, और सबसे कम अंकुरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसे कम अंकुरण। यहां तक हमने चर्चा कर ली। तो ये कुछ थे उत्तम बीज के गुणों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें से आपको 1 से लेकर के 4 गुणों के बारे में हमने आज क्लियर कर लिया। आगे हम एकाध गुण के बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम 4 गुणों के बारे में अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट 5वां गुण हम कल की क्लास में आपको बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि अब टाइम हो गया है। कल मिलते हैं आपसे फिर एक बार। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान देना कि पेपर का जो डेट आप लोगों को दी जा रही है किसी न किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा स्किप करिएगा, क्योंकि डेट कभी भी आ जाए आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आप पहले थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट पर क्लियर करिए, अपनी पकड़ बनाइए अच्छी। भागने लगते हो तुम लोग एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू यूपी ट्रिपल एससी है, एकदम से धोखा करेगा, आप जान भी नहीं पाओगे कहाँ से क्या हो गया। आप देख ही रहे हो ना, पुराने कुछ पेपर्स आ रहे हैं जिनमें यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का तो धज्जियां उड़ा रखी हैं यूपी ट्रिपल एससी ने। ऐसा ही कुछ अपने एग्रीकल्चर में भी होगा। तो एग्रीकल्चर को आप अगर सोचो कि हम एमसीक्यू से बढ़िया कर लेंगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है एग्जाम को लेकर, क्योंकि ये मौके आपको हर साल तो नहीं मिलने वाले। लगभग लगभग 4 से 5 साल बाद, ये तो वैकेंसी 7 साल बाद आ रही है। 18 में आई थी, 25 चल रहा है, तो अगला कब होगा ये आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। तो कोशिश करिएगा कि इतनी सारी पोस्ट है, या आप ये एक पोस्ट लेके निकल जाइएगा।